Everyone, I hope everyone fine. So let's start our today's class, that is Classical Administrative Theory by Henry Fayol. So ये जो पिक है देखिए, ये हेनरी फ्योल जी का पिक है. So before start today's topic, let's know something about Henry Fayol. Because देखिए, इनके पर्सपेक्टिव, इनके प्रिंसिपल, इनके कंट्रीब्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है इनका बैकग्राउंड. थोड़ा फ्लैशबैक में आइए, इनके बारे में जानते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या क्या इन्होंने स्टडीज किए, क्या इनके कंट्रीब्यूशन रहे ऑर्गेनाइजेशन में. फिर जाके थोड़ा सा आइडिया आपको क्लियर होगा कि इनके पर्सपेक्टिव कैसे हैं, क्या रिलेट करते हैं इनके पर्सपेक्टिव, इनके ओपिनियन कैसे हो सकते हैं. क्योंकि किसी के प्रिंसिपल्स जानने के लिए सबसे पहले उसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा. क्योंकि जिसका जो जैसा बैकग्राउंड रहेगा वो मैक्सिमम उसका पर्सपेक्टिव भी वैसा ही रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन अबाउट हेनरी फयोल. देखिए, हेनरी फयोल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे. क्या थे? फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे. देखिए, इनका जन्म टर्की में हुआ था और इनका जो लाइफ स्पैन है वो है हमारा 1841 टू 1925. देखिए, ये हमारा इनका लाइफ स्पैन है. ये जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इनका सारे जो पब्लिकेशन, कंट्रीब्यूशन वगैरह होगा सब इसी पीरियड के बीच होगा. सो ये अगर आप पता है तो जो भी पब्लिकेशन इनके आएंगे तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी सही कर सकते हो अगर ये इनका लाइफ स्पैन पता है. क्योंकि अगर इनका कंट्रीब्यूशन जो भी होगा पूछा जाएगा डेट ईयर वाइज पब्लिकेशन के, तो 1841 से लेके 1925 के ही बीच होगा. सो इनका जन्म टर्की में हुआ था. इनके पिता वहां पे क्या थे? इंजीनियर थे, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में इंजीनियर थे. और इनका पढ़ाई वगैरह फ्रांस में हुआ और अच्छे बैकग्राउंड से थे. जब पिताजी उनके इंजीनियर थे तो भाई क्या होगा, इनका स्टडी वगैरह अच्छा रहा होगा. तो इन्होंने क्या किया, फ्रांस से पढ़ाई की और एक फ्रेंच कंपनी में माइनिंग इंजीनियर के तौर पे इन्होंने काम किया. किस एज में? 19 ईयर एज में. 19 ईयर एज में. और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था जो एफ.डब्ल्यू. टेलर जी थे, उन्होंने अपना कैरियर कब स्टार्ट किया था? उन्होंने अपना कैरियर 18 ईयर एज में स्टार्ट किया था. एज ए अप्रेंटिस, एज ए लेबर स्टार्ट किया था. बट देखिए, अब यहाँ पे डिफरेंस फोकस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ही जरूरी है. उन्होंने एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने अपना कैरियर एज ए लेबर स्टार्ट किया था और वहीं हेनरी फयोल जी ने अपना कैरियर एज ए माइनिंग इंजीनियर शुरू किया. और रिटायर किससे हुए? मैनेजिंग डायरेक्टर से रिटायर हुए थे. रिटायर एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर. माइनिंग कंपनी, बेसिकली कोल माइनिंग कंपनी में ही इन्होंने अपना सारा कंट्रीब्यूशन दिया. मतलब सारे उनकी इन्होंने चेंज नहीं किया. वही हमारे टेलर जी क्या था, उन्होंने कंपनी अलग अलग कंपनी चेंज किए थे और उनका जो कि पोजीशन जो इनहेंस हुआ था वो अलग अलग कंपनी में अलग अलग था. पहले वो हाइड्रोलिक वर्कशॉप में अप्रेंटिस काम किए थे. फिर मिड वाले स्टील कंपनी में उन्होंने एज ए लेबर ज्वाइन किया. फिर वहाँ पे एज ए चीफ इंजीनियर रिटायर हुए. फिर एक और कंपनी थी, उसमें उन्होंने एज ए जनरल मैनेजर काम किया. तो ऐसे ऐसे उनका रहा. उन्होंने एज ए प्रोफेसर काम किए, एज ए कंसल्टेंसी एजेंसी भी खोली उन्होंने. तो वो उनका रहा, उनको मैंने अच्छे से देखा है उनके वीडियो लेक्चर में. तो अभी हम बात करेंगे हेनरी फयोल जी का. तो हेनरी फयोल जी का क्या रहा है, इनका जो बैकग्राउंड रहा है वो अच्छे फैमिली से रहा है. उनका जो करियर स्टार्ट हुआ है जो मैनेजमेंट लेवल पे स्टार्ट हुआ. मैनेजमेंट लेवल पे ये काम किए हैं. तो इन्होंने एज अ क्या किया, एज अ प्रैक्टिशनर थे मैनेजमेंट में. एज अ मैनेजर काम किए. तो इनके जो एक्सपीरियंस थे सब इन्होंने पहले एक्सपीरियंस बेस पे अपनी सारी थ्योरीज दिया. इन्होंने क्या फील किया, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया अपने जो माइनिंग कंपनी में, उसी के बेस पे इनका सारा प्रिंसिपल होगा. तो देखिए, यहाँ पे फोकस क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट टू रिमेम्बर वाली बातें है वो ये आएगी कि इन्होंने एज ए करियर स्टार्ट किया मैनेजमेंट लेवल पे और इन्होंने अपनी सारी कंट्रीब्यूशन एक ही कंपनी में दिए हैं और वहीं से इन्होंने अपना सारा
प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी दिए हैं। तो पॉइंट ये रिमेंबर कीजिएगा, क्योंकि इसी बेस पे ये क्रिटिसाइज भी किए गए हैं। हालांकि इनके कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी के लिए है, इन्होंने अपना जो सारा कंट्रीब्यूशन दिया ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी पे ध्यान दिया। और टेलर जी का भी यही सेम मोटो था, उन्होंने भी ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया। बट डिफरेंस देखिए क्या क्या है, उनका जो फोकस था टेलर जी का वो शॉप फ्लोर मैनेजमेंट पे था, मतलब कि एकदम बॉटम था। और वहीं पे इनका हमारा जो हेनरी फयोल जी का क्या था, मैनेजमेंट लेवल पे, मतलब टॉप लेवल पे। और जो इनका जो ऑर्डर रहा वो हमारा टॉप लेवल से बॉटम लेवल पे आया था। वहीं टेलर जी का क्या था, बॉटम से टॉप लेवल पे गया था, क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट के लिए भी कुछ फिलॉसफी दिए थे और वर्कर्स के लिए भी दिए थे। सेम इनका यहाँ भी, यहाँ ने ये मैनेजमेंट लेवल से स्टार्ट किए थे और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल एफिशिएंसी पे इन्होंने ध्यान दिया था। So that his theory also called macro level theory. His theory is also called macro level theory. While Taylor's theory is called micro level theory because he observed a different company and then generalized their principles. While Henry Fayol research in one company, observe in one company, then generalize their principles. He studied the broad level in the organization and he gave their contribution for the overall the performance of the organizations. That's why his theory is called macro level theory. देखिए यहाँ पे दो टर्म आता है, माइक्रो लेवल। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान के, माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल। बेसिकली इसमें डिफरेंस है, देखिए बहुत ही छोटे लेवल पे लोएस्ट है, और क्या होगा थोड़ा ज्यादा मैक्सिमम लेवल पे होगा। मींस दैट बेसिकली इसमें साइज से मान लीजिए आप मैटर करो तो बिग साइज में होगा, और इसको क्या होगा थोड़ा छोटे साइज में। अगर मान लीजिए मैं इसको एक बेस्ट एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। आप मान लीजिए आप राइस बना रहे हैं, तो आप अगर राइस को अगर वो अच्छा सा पक गया है कि नहीं ये देखना है, पता करना है। तो आप अगर एक चावल को अगर ऐसे टच करेंगे, अगर वो दब रहा है, तो आप अगर बता देंगे हाँ पूरा चावल अच्छा से बन गया है, तो आपका क्या हुआ, माइक्रो लेवल में आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, मतलब जनरलाइज किया, डिसीजन लिया। बट वहीं आप बहुत सारे चावल को आप दबा दबा के देख रहे हैं, देन बता रहे हैं कि हाँ चावल सही से बन गया है, देन आपका क्या अब जो डिसीजन बोला जाएगा, माइक्रो लेवल। सो ये तो रहा हमारा हेनरी फ्योल के बारे में। आपको आइडिया तो अब इनके थोड़ा सा मतलब कि बायोग्राफी के बारे में पता चल गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, मेन फोकस है हेनरी फ्योल का, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी क्या है। So let's start today's topic. So here is an introduction about Henry Fayol. Henry Fayol, life is from 1841 to 1925, was a French mining engineer and management thinker who developed the administrative theory of management. So write down he developed the administrative theory of management. He is often called the father of administrative theory because he systematically explain the function and principles of management. देखिए यहाँ पे बहुत ही मतलब अच्छा एमसीक्यू बन सकता है कि जो देखिए हमारा एफ.डब्ल्यू. टेलर जी को क्या रिगार्ड किया गया था कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, बट यहीं पे हमारे जो हेनरी फ्योल जी को रिगार्ड क्या किया गया है, फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी बोलो, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बोलो, तो इनको क्या बोला गया, फादर बोला गया कि क्लासिकल थ्योरी को, बिकॉज क्योंकि इन्होंने डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडी किया है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को और अपने प्रिंसिपल्स दिए हैं। दैट्स व्हाई ही इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। His ideas were presented in the book Administration Industrially et Generally। देखिए फ्रांस का ये, देखिए फ्रांस में थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा चेंजेस है, तो यहाँ पे देखिए जो इनकी बुक थी बहुत ही पॉपुलर बुक है इनका,
इंडस्ट्रियली इट जनरले, ये इनका बुक है, बहुत ही पॉपुलर बुक है। और इन्होंने अपना सारा प्रिंसिपल्स, सारे फंक्शन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होंगे, मैनेजमेंट के फंक्शंस होंगे, सब इसी बुक में लिखा है। इंडस्ट्रियली इट जनरले विच वाज लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। देखिए पहले तो फ्रांस में, क्योंकि ये तो फ्रांस इंजीनियर थे, फ्रेंच इंजीनियर थे, तो इनकी राइटिंग किस में थी? फ्रांस में थी। जो ये बुक है इनका, इंडस्ट्रियली इट जनरले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बुक कब फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था? 1916। देखिए बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आते हैं, सो राइट डाउन कर लीजिए। जो इनकी फर्स्ट बुक थी इंडस्ट्रियली इट जनरले, मतलब फ्रेंच में, वो 1916 में पब्लिश हुई थी। एंड विच वाज लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज अ जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। देखिए फिर जो इनकी बुक बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी, फिर उसका नाम मतलब पड़ा जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो टाइटल रहा बुक का, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अब देखिए, अब ये बुक क्या हुआ, एक स्टेप बाय स्टेप में इंग्लिश में पब्लिश हुआ, तो उसके क्या होंगे कुछ ईयर्स है, वो ईयर एमसीक्यू में बहुत बार पूछते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। सो देखते हैं। While फ्रेडरिक विंसलो टेलर फोकस्ड ऑन एफिशिएंसी एट द शॉप फ्लोर लेवल, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे एफडब्ल्यू टेलर जी थे, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी पे बात की थी, बट शॉप फ्लोर लेवल पे। वाइल फेल फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजरियल प्रोसेस एट द टॉप लेवल। हियर जो हमारा फ्योल जी का फोकस था वो क्या था? ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उस पे, और जो मैनेजमेंट का फंक्शंस होते हैं, मेन फोकस उस पे था। और हेनरी फ्योल जी का आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, या तो बहुत एक क्वेश्चन आता है कि हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स क्या है, 14 प्रिंसिपल्स, हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स, एंड हेनरी फ्योल के जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम हर बार आता है इसमें से एक। सो इनका सारा जो कंट्रीब्यूशन था वो मैनेजमेंट के फंक्शन और प्रिंसिपल पे रहा, और जो कि टॉप लेवल पे था। Thus fuel shifted the emphasis from technical efficiency to administrative efficiency. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए जो हमारे टेलर जी का क्या था, फोकस था टेक्निकल एफिशिएंसी पे था, टेक्निकल ट्रेनिंग पे था। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो हमारे टेलर जी के सारे एक्सपेरिमेंट थे वो क्या थे, टेक्निकल बेस पे थे। मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, सब चीजें टेक्निकली थे। उनके मतलब प्रिंसिपल में कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव पे फोकस नहीं किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग पे। बट जो हमारा फ्योल जी का फोकस था वो टेक्निकल के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग पे भी फोकस किया गया था। सो दैट इन्होंने इसलिए बताया कि ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग भी जरूरी है साथ साथ टेक्निकल ट्रेनिंग के, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो फ्योल इज अ पियोनियर इन सजेस्टिंग द नीड फॉर सिस्टमैटिक ट्रेनिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। ही क्रिटिसाइजेस सिविल इंजीनियर कॉलेज इन फ्रांस फॉर एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द सिलेबस। देखिए जो कि एक फ्रांस की सो हियर देखिए जो हमारा इनका बुक था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इसका क्या था, जो फर्स्ट टाइम जो फ्रेंच में पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1916 में। बट इसका क्या हुआ, इंग्लिश वर्जन आया। फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका हुआ था 1929, जो कि ट्रांसलेटेड बाय J.A. कुब्रो अंडर द टाइटल इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इनका फर्स्ट इंग्लिश एडिशन आया था 1929 में, जो कि ट्रांसलेटेड बाय J.A. कुब्रो अंडर द टाइटल इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आया था। और ये क्या था, इसका इंग्लिश वर्जन ज्यादा चला नहीं, मतलब इसे कुछ 100 कॉपीज सेल हुए थे। तो फिर हाँ, और ये क्या था कि यूएसए में नहीं पहुंचे थे, इसका क्या था, दायरा सीमित था। It was published by इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन जेनेवा बट हैड लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यही मैं बताया कि क्या हुआ, जो ये बुक पब्लिश हुआ था इंग्लिश में 1929 में फर्स्ट टाइम, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ और ये यूएसए तक नहीं पहुंचा था। फिर इसका क्या हुआ, इसका फिर इंग्लिश पे फिर से एडिशन हुआ, जो कि उसमें क्या इसका टाइटल मिला, उसमें इसका टाइटल हुआ जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। देखिए और जो 1929 में था उसका क्या था, इंडस्ट्रियल पहले कर दिया, इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बोला, और यहाँ पे क्या था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट था सेकंड। सो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपको पूछे कि इसका जो
जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो बुक है हिंदी फ्योल का फर्स्ट इंग्लिश एडिशन कब आया था? तो उसमें आप पहले तो देखिए पहले क्या पूछा है, जनरल इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पूछा होगा तो 1929, एंड जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट होगा तो 1949। और बहुत ही कंफ्यूजन वाला इतना, क्योंकि डिटेल में मैंने प्रसाद में देखा तो उसमें डायरेक्ट ये चीज लिखा है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रांसलेशन 1949 में, और ये डेट नहीं बताया है। बट वहीं इग्नू के बुक में और लक्ष्मीकांत के बुक में ए डेट दी है, ए डेट नहीं बताई गई है। सो फिर उसको मैंने जो स्टैंडर्ड बुक है, खुद जो स्टैंडर्ड बुक है ये जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, उसको आप गूगल पे जाके डाउनलोड कीजिए और उसमें पढ़िए, तो उसमें क्लियरली लिखा है कि जो फर्स्ट टाइम इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था उसका 1929 में, बट ये क्या हुआ, हाईलाइट ज़्यादा नहीं हो पाया, तो इसके जो कॉपीज है यूएसए में नहीं सेल हो पाए, वहाँ नहीं पहुंचे। तो देन इसका क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में 1949 में, और देन ये क्या हुआ, बहुत ही पॉपुलर हुआ, इसके बहुत से 15,000 बुक सेल हुए। और जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था ये वॉज पब्लिश बाई सर आइजैक पिटमैन्स एंड सन। दिस वर्जन इज credited with stabilizing फ्योल्स reputation in the United States and English speaking world। अब देखिए जो हमारा फ्योल क्या थे, पॉपुलर अभी तो फ्रांस में ही थे, अब क्या हुए, इसके पब्लिकेशन के बाद हमारे फ्योल जी यूएसए में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए अपने कंट्रीब्यूशन को लेके, ड्यू टू दिस बुक ओनली जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दिस 2 years। और देखिए जो बुक मतलब अपना जेनिथ क्यों नहीं गेन कर पाया, क्योंकि इसमें यहाँ पे 2 टर्म यूज हुए थे, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन टर्म यूज किए थे उन्होंने अपने पब्लिकेशन में, और एडमिनिस्ट्रेशन टर्म यूज करने से बेसिकली क्या रहा, वो कन्फाइंड रह गया है, उसका जो व्यू था, वो पर्सपेक्टिव था, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जा सकता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मैक्सिमम वहाँ पे जिक्र इन्होंने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर से हुआ। देन उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अपने व्यू को बढ़ाया, और इसका जो मतलब निकला अलग अलग में, वो मैनेजमेंट हुआ, मींस दैट उनका फोकस यूनिवर्सल की ओर शिफ्ट हुआ। सो नाउ सी द बैकग्राउंड ऑफ क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी डेवलप्ड ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th century when large industrial organization required systematic management। देखिए इनका जो योगदान था उस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा था। वो कंपनी क्या थी, बैंक्रप्सी थी, मतलब एक बहुत ही उसके फाइनेंशियल क्राइसिस में थी। बट फ्योल जी के जो प्रिंसिपल थे, उनके जो गाइडलाइंस थे, उनके जो ओपिनियन थे, उसको फॉलो करके उस कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाल के एक अच्छी कंपनी, मतलब एक कैपिटल गेनिंग करने वाली कंपनी में लाए थे फ्योल जी का। तो एक क्या चीज़ थे, प्रैक्टिकल चीज़ें वहाँ पे उन्होंने किया, और वही सब प्रैक्टिकल चीज़ों को उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स में दिया। नाउ हियर सी द स्ट्रीम एंड थिंकर। बेसिकली जो हमारे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं, तो हमारे क्या है, F.W. टेलर जी थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के थे हेनरी फ्योल, एंड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के मैक्स वेबर। बेसिकली क्लासिकल थ्योरी है हमारे। एक क्लासिकल थ्योरी के मतलब एक क्लासिकल थ्योरी हमारा क्या है, एक अम्ब्रेला व्यू हो गया, और उसके अंदर जो आएंगे ये 3 थ्योरीज आएंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ये सारी थ्योरीज का मेन फोकस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे, ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी पे, इन सब पे चीज़ों पे मतलब फोकस है। तो बेसिकली इसीलिए क्या है, क्लासिकल थ्योरी हमारा अम्ब्रेला व्यू है, और इसके ये 3 हेड्स हैं। तो हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी तो पढ़ लिया फ्रेडरिक विंसोर टेलर का, और अब जो ये लेक्चर चल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का चल रहा है, जिसके मतलब फादर है हेनरी फ्योल जी। एंड देन उसके बाद हमारा लेक्चर आएगा ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मैक्स वेबर का। तो ये क्लासिकल थ्योरी का बैकग्राउंड रहा। नाउ फ्योल्स कंट्रीब्यूशन लाई इन एक्सप्लेनिंग हाउ ऑर्गेनाइजेशंस शुड बी एडमिनिस्टर्ड। तो देखिए जो फ्योल का जो प्रिंसिपल था वो यही बताता है कि मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट क्या प्रिंसिपल्स अपनाए ताकि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चले, और मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होने चाहिए, इसी सब पे ज़्यादा जोर दिए थे। सो जो प्रिंसिपल के इनका प्रिंसिपल जो इनका बुक था, पहला वाला बुक जो 1929 में था, इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया था। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिकली
जो दायरा था, डोमेन था, वो निहित रह गया, जो कि पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर में रह गया था। तो इसीलिए फिर उसका ब्रॉड व्यू लाया गया कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1949। तो हियर फ्योल्स डिफिनीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो फ्योल का जो डिफिनीशन है एडमिनिस्ट्रेशन का, उस बुक में इन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन किया है। फ्योल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन एज टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान। देखिए बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने कैसे बनाया है, मतलब कि बेसिकली फंक्शन जो था मैनेजमेंट का, वही तो एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो बेसिकली उसी को इन्होंने कंबाइन किया है। देखिए, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। तो ये इसी को क्या किए, ये सम अप करके डिफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को दिए। दिस डिफिनेशन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। और यही डिफिनेशन क्या हुआ, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का एक फाउंडेशन फॉर्म हुआ। नाउ सी द यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। देखिए हमारे आप लोग को इंट्रोडक्टरी चैप्टर में पढ़ाया था कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंसेस, तो जो और उनमें सिमिलरिटी, तो जो हेनरी फ्योल जी थे उन्होंने सिमिलरिटीज को सपोर्ट किया था। उन्होंने बताया था कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन सभी जगहों पे सेम होता है। तो इन्होंने, इनका प्रिंसिपल क्या था, यूनिवर्सलिटी पे ज़्यादा बिलीव करता था। इनके सारे प्रिंसिपल सेम थे। इन्होंने बताया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, वो इक्वली सारे जगह अप्लीकेबल है। वो चाहे तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो। क्यों? क्योंकि हर जगह जो हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन होगा वो सेम होगा, जो मैनेजर का टास्क होगा वो सेम होगा, और वही मैनेजर के टास्क को उन्होंने अपने प्रिंसिपल में बताए हैं। और वही मैनेजमेंट के जो फंक्शन है, एक्टिविटी है, वो सब बताए हैं। बेसिकली इनका इतना ही योगदान है और कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो उसको एक एक करके देखेंगे। नाउ सी द यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। वन ऑफ फ्योल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज is the universality of management. He argued that management principles are applicable to all organizations such as government organization, I have explained, military organization, business organization, educational institution, religious organizations. Thus management principles are universal in nature. This idea later influenced public administration theory. Now see Fioll's classification of industrial activities. इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो सारा आज का लेक्चर है वो बेसिकली 3 हेड्स में कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेसिकली वो पॉइंट्स क्या है, पहले जो कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल प्रिंसिपल टू द ग्रोथ ऑफ organization, to the growth of organization studies into 3 heads। देखिए इनके सारा जो कंट्रीब्यूशन रहा ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को लेके, उसको हम बेसिकली 3 हेड में पढ़ेंगे। और उसी 3 हेड में इनका सारा पब्लिकेशन, सारा कंट्रीब्यूशन, सारा फिलोसफी अब कंप्लीट हो जाएगा वीडियो लेक्चर। तो पहला हेड हमारा क्या है, एक्टिविटीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। एक्टिविटीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो देखिए एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब है कि इन्होंने बेसिकली मैनेजमेंट के एक्टिविटीज, फंक्शन को बताया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का क्या फंक्शन होगा वो बताएं, एक्टिविटीज। एंड सेकेंड हेड, एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, फंक्शन होगा।
और एक्टिविटीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में क्या होगा, इसमें उनके मैनेजमेंट के क्या क्या एक्टिविटीज होंगे, क्या क्या टाइप की एक्टिविटी है उसमें ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बताया। और एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड लास्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या है। देखिए जो आज के टॉपिक का फ्लो है, बेसिकली जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ के लेके, वो 3 हेड्स में पढ़े जाएंगे। एक्टिविटीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन studies, and second one is the element of administration which is deal with the function of management, and third one is the principle of administration which tell about the all the principles of Henry Fayol's. That is we have seen 14 principles in previous video lectures. So एक एक करके सारे हेड्स को पढ़ते हैं और समझते हैं। So पहला जो हेड्स है हमारा, पहला हेड्स जो हमारा है एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में फ्योल जी ने बताया है कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 6 कैटेगरीज में बांटे हैं, जो उनके एक्टिविटीज होंगे वो बेसिकली 6 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। और वो 6 कैटेगरीज क्या क्या होंगे, बेसिकली एक्टिविटीज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन के या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के। मतलब इन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, इन्होंने यूनिवर्सल प्रिंसिपल दिया। तो इनमें बात नहीं आना चाहिए कि इनके प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इनके ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सल है। तो यहाँ पे बस मैटर है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्टिविटीज है वो उसके बारे में बात किया गया। तो पहले उन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी होगी वो टेक्निकल होगी, कमर्शियल एक्टिविटीज होगी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज होगा, सिक्योरिटी एक्टिविटी है, अकाउंटिंग एंड मैनेजेरियल एक्टिविटी है। तो बेसिकली ये 6 कैटेगरीज के एक्टिविटीज बताया ऑर्गेनाइजेशन के। सो इन्होंने बताया कि जो टेक्निकल एक्टिविटीज में होगा उसका बेसिकली उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग का टास्क परफॉर्म होगा, दैट इज टेक्निकल एक्टिविटीज। फ्यूल टेल there are 6 different categories or tasks performed by the organization, that is a technical activities in which production and manufacturing activities done. Next one is a commercial activities. In commercial activities buying and selling task is performed. Then financial activities, in financial activities capital management task is focused, in which how company grow and their stocks, all the thing is taken. Then security activity, in security activities protection of property and employees। देखिए बेसिकली सिक्योरिटी से में क्या होगा कि हमें कंपनी के प्रोटेक्शन कैसे करना है, उनके एम्प्लॉय है उनका प्रोटेक्शन, इस सबसे मतलब एक सिक्योरिटी के पर्पज से क्या उसके फंक्शन होंगे मैनेजमेंट के। देन अकाउंटिंग एक्टिविटी होगा उसमें ऑर्गेनाइजेशन में। अकाउंटिंग एक्टिविटी में क्या होंगे, कॉस्ट कैलकुलेशन होगा, स्टैटिक्स वाले सारी चीजें होंगे, स्टॉक टेकिंग होगा, बैलेंस शीट होगा, कॉस्ट एंड स्टैटिक्स होगा, ये सब चीजें क्या होंगे, परफॉर्म किए जाएंगे। एंड लास्ट वन इज मैनेजरियल एक्टिविटीज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज बाय हेनरी फ्यूल। मैनेजरियल एक्टिविटीज, अब मैनेजरियल एक्टिविटीज में क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सारी एक्टिविटीज जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन के होंगे, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होंगे, वो हमारा मैनेजरियल एक्टिविटीज होगा। और मैनेजरियल एक्टिविटी ही इनका जो आता है हमारा POCCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग, ये सारा एक्टिविटीज है मैनेजमेंट के। सो देखिए जो हमारे एक्टिविटीज जो हैं वो 6 कैटेगरी में बांटे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं खास। बेसिकली आप अगर खुद से अगर आप विजुलाइज कीजिए, कोई भी कंपनी है उस कंपनी में क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाएंगे, आप खुद से सोचिए। अगर कोई मान लीजिए प्रोडक्शन कंपनी है तो उसमें क्या होगा, टेक्निकल वर्क भी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होगा, उसमें फाइनेंशियल का काम होगा। ये बेसिकली क्या क्या उस कंपनी के टास्क परफॉर्म होते हैं वो होंगे। जो टेक्निकल एक्टिविटी होगा वो आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। कॉमर्शियल एक्टिविटीज क्या होगा, कॉमर्शियल एक्टिविटीज में कुछ जो भी रॉ मटेरियल बाई किए जाएंगे और जो उनके प्रोडक्ट सेल किए जाएंगे, सब चीज़ें किस एक्टिविटीज आएंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज में आएंगे। और वहीं फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या आएगा, अब वहाँ फाइनेंशियल एक्टिविटीज में जो चीज़ें होंगे, सैलरीज देना एम्प्लॉय को, उस कंपनी का क्या कैपिटल गेन किया है, उसका बैलेंस शीट बनाना, उसके सारे स्टॉक के जो पैसे वगैरह से काम जो होंगे वो सब फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आएगा। और ऑर्गेनाइजेशन है
वो कंपनी है, वहाँ पे क्या होंगे, सब बहुत सारे मटेरियल्स होंगे, रिसोर्सेस होंगे, इक्विपमेंट होंगे, एम्प्लॉय होंगे, तो उनके उन सब का सिक्योरिटी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका बनता है, मैनेजमेंट का बनता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटी हुआ। एंड देन अकाउंटिंग का एक टास्क परफॉर्म करेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन, एंड मैनेजरियल टास्क परफॉर्म करेगा। मैनेजरियल टास्क में क्या करेगा, प्लान करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एम्प्लॉय को गाइड करेगा, कंट्रोल करेगा, कमांड करेगा। ये सब चीजें क्या हुआ, मैनेजरियल एक्टिविटी हुआ। और यही मैनेजरियल एक्टिविटी हमारा हेनरी फ्योल जी का फोकस रहा है। Among these managerial activities was considered the most important. Now second head हमारा क्या है, functions of management। बेसिकली जो सेकेंड हेड में मैंने बताया था ना, एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यही क्या है हमारा, फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारा सेकेंड हेड रहा। सो सेकेंड हेड में हमारा होगा फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फ्योल आइडेंटिफाइड 5 functions of management which later became the basis of modern management studies। और बेसिकली ये एक्रोनीम आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा एमसीक्यूज, अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे तो। जो हेनरी फ्योल के 5 फंक्शंस दिए हैं, बेसिकली उसका एक्रोनीम है POCCC। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बेसिकली फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर का क्या फंक्शन होगा, मैनेजमेंट लेवल पे क्या फंक्शन होगा, वो बताया गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। हेनरी फ्योल जी ने बताया। सो हियर पी इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग, एंड देन कोऑर्डिनेटिंग। तो ये 5 फंक्शन है, 1 2 3 4 5। These 5 functions performed by management. So let's have one by one. First one is a planning. In planning, what managers do? He foresee the future plan and execute the plan, make the plan. Planning means looking ahead and preparing for the futures. It involves forecasting, goal setting, policy formulation, strategy development. So these are the functions performed by the manager in their planning activities. In planning activities, he forecast all the futures issues and make the decision accordingly, and set the organizational goals and make the policy formulation to accomplish the goal. So these are the basic functions of the management. Next one is organizing. Organizing refers to the arranging resources and tasks in a structured manner. It includes division of labor. This is the central tenet of the क्लासिकल थ्योरी। देखिए जो हमारा डिवीजन ऑफ लेबर है, यही क्या है, सेंट्रल टीनेट ऑफ क्लासिकल थ्योरी है। सेंट्रल टीनेट ऑफ क्लासिकल थ्योरी, जो हमारा क्लासिकल थ्योरी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक था, वो है हमारा स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में मीन्स डिवीजन ऑफ वर्क, हियरार्की, रेशनलिटी, इम्पर्सनलिटी, ऑर्डर, स्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। हाउएवर डिवीजन ऑफ लेबर इज द सेंट्रल टीनेट ऑफ द क्लासिकल थ्योरी। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में क्या फिलॉसफी थी टेलर जी का, कि मैन क्या होता है, इकोनॉमिक मैन होते हैं। जो हमारे इंप्लॉय होते हैं मोनिस्टिक, मतलब कि एक मटेरियल रिवार्ड से मोटिवेटेड होते हैं। और यही सेम फोकस फ्योल जी का भी था। इन्होंने भी इकोनॉमिक मैन की थ्योरी पर फोकस किया। इनका भी जो कंसेप्ट था वो एडवोकेट किए थे। He also believed that employee get motivated by economy. So these are the organizing function of management. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स मतलब कि आपका समझ सकते हो कि सारा काम, मतलब कि डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, ये सब चीजें। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब कि एक प्रकार से डिपार्टमेंट को क्रिएट करना, कि इस काम का, इस डिपार्टमेंट का काम बनाने का है, इसका एडवर्टाइजिंग का है, इसका प्रोडक्शन का है, इसका फाइनेंशियल का है, स्टॉक चेकिंग का है। सब चीजें क्या होगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा। एक अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन होगा, आप कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो किसी भी अपने, मतलब कोई भी कंपनी हो गया। एंड देन स्टेबलाइजमेंट ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप, और उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसा आप रिलेशन क्रिएट कर रहे हो, अथॉरिटी का फ्लो कैसा हो रहा है, ये सब चीजें ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगा।
नाउ थर्ड वन इज अ कमांडिंग मीन्स डायरेक्टिंग. So commanding refer to leading and supervising employees. Manager must give clear instructions, motivate employee, maintain discipline. These are the activity of management in commanding perspective. अब देखिए, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो मैनेजर होगा उसका क्या काम होगा, वो मैनेजर अगर कुछ भी चीजें इंस्ट्रक्शन पास कर रहा हो तो इट शुड बी क्लियर कट. एंड आल्सो employee motivate their also manager motivate their employees so that they get a maximum output, they achieve the desired task. और उस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना भी कराना भी हमारे मैनेजर का क्या है, फंक्शन है, मैनेजमेंट का टास्क है. सो द फंक्शन इंश्योर्स दैट एम्प्लॉय वर्क इफेक्टिवली. नाउ फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेटिंग. So coordination means harmonizing the activities of different departments. Without coordination, organization experience conflict, duplication of work, inefficiency. देखिए ये सब चीजें, देखिए जो प्रिंसिपल से फंक्शन है, मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में एक एक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ, फिर भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ. कोऑर्डिनेशन आपने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो और इसका मतलब भी आपको पता है. कोऑर्डिनेशन का मेन मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, उनके कामों को क्या करना, सिंक्रोनाइज करना, हार्मोनाइज करना, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गेट दियर डिजायर्ड गोल्स. अगर देखिए उस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहा तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा और टास्क का डुप्लीकेशन हो जाएगा और इनएफिशिएंसी होगा, ये सब चीजें होंगे. इसीलिए हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में. कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस. अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा, मीन्स वन प्लान वन हेड. Now last one is a controlling. Controlling involves checking whether activities are performed according to plans. Steps in controlling. देखिए कंट्रोलिंग का मतलब है कि आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो, वहां पे मतलब कि आपने अगर कुछ ऑर्डर दिया है, वो चीजें परफेक्टली उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस उसका उतना है कि नहीं जो डिजायर्ड आउटपुट होना चाहिए. तो अगर आप ये सब चीजें अच्छे से कर रहे हो तो उसको, इसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग. बट स्टेप क्या क्या है, कैसे कंट्रोल करोगे, तो उसके है सेटिंग स्टैंडर्ड्स. आपने मान लीजिए कुछ आउटपुट के स्टैंडर्ड सेट कीजिए कि एक दिन में हमें 10 प्रोडक्ट तैयार करने हैं. तो ये क्या हुआ, आप कंट्रोल कर रहे हो अपने एम्प्लॉय को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, बाय सेटिंग स्टैंडर्ड्स. मेजरिंग परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो एक एक एम्प्लॉय का. अगर आप मान लीजिए आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन के 10 प्रोडक्ट बनाने हैं और उस 10 प्रोडक्ट में मान लीजिए एक प्रोडक्ट एक एम्प्लॉय को बनाने हैं, ऐसे ऐसे आपने क्या किया, परफॉर्मेंस मेजरमेंट शुरू किया. एंड कंपेयरिंग रिजल्ट, और रिजल्ट को भी कंपेयर किए. टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, और करेक्टिव एक्शन लिए. इस सब चीजों के क्या है, स्टेप्स हैं कंट्रोल करने के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, और ये हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है यही बेसिकली. सो POCCC, डोंट फॉरगेट. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, commanding. These are the function of management by Henry Fayol. Most important. Now this third head, जो हमारा थर्ड हेड था, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को लेके और हमारे हेनरी फेयोल जी ने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए. तो बेसिकली इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए एडमिनिस्ट्रेशन को, एफिशिएंसी को लेके और मैनेजमेंट के फंक्शन को लेके उन्होंने बेसिकली 14 प्रिंसिपल दिए. वो हमारे जो कि बहुत ही फेमस है, जो कि बोला जा बार बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय हेनरी फेयोल. सो हेनरी फेयोल गिव द 14 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. लेट्स एक्सप्लेन वन बाय वन. फेयोल फॉर्मुलेटेड 14 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो एक एक करके देखते हैं और इनके सारे 14 प्रिंसिपल आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, उसका क्या मतलब है. बेसिकली बहुत बार क्या होगा कि उनके प्रिंसिपल का नाम दे देगा और उसका स्टेटमेंट में उसका मीन्स दे देगा और मैचिंग में आ जाएगा, मैचिंग में. सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क से आप क्या समझते हैं, स्पेशलाइजेशन, इंप्रूव एफिशिएंसी. डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स दैट मतलब कि आपको अपने काम को डिवाइड कर देना है. मीन्स दैट अगर टेक्निकल काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, हमारा वहां पे प्रोडक्शन काम है, ऑपरेटिंग काम है, तो आप इन्हें एक सारे काम को, वर्क को डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है. बेसिकली यही क्या है,
डिवीजन ऑफ वर्क का इसको प्रिंसिपल बना दिया गया है। इसमें क्या होगा, स्पेशलाइजेशन इंप्रूव एफिशिएंसी। अगर मान लीजिए आपने काम का डिवीजन नहीं बनाया, एक ही जगह सारा काम परफॉर्म कर रहे हैं, उसी जगह सभी लोग उसी में सभी बंदों को इन्वॉल्व कर दे रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम में, टेक्निकल काम में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट कर रहा है, तो क्या होगा, एफिशिएंसी नहीं आएगी। इसीलिए स्पेशलाइजेशन इसलिए बताया गया कि स्पेशलाइजेशन इंप्रूव एफिशिएंसी। अगर मान लीजिए आपने वहीं पे अलग अलग इंप्लॉय को रिक्रूट किया है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए हैं कि कोई टेक्निकल काम करेगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगा, कोई ऑपरेटिंग काम करेगा, कोई एडवर्टाइजिंग काम करेगा, तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी ज्यादा आएगा और क्या होगा, एक स्टैंडर्ड आउटपुट आपको मिलेगा, क्वालिटीज मिलेगी। इसीलिए बताया गया कि डिवीजन ऑफ वर्क इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसको उन्होंने अपना प्रिंसिपल का पहला प्रिंसिपल दिया, डिवीजन ऑफ वर्क। कौन, हेनरी फ्योल जी ने। सेकेंड वन इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बेसिकली ये भी मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यही इनके प्रिंसिपल्स थे, वो सब मैंने जो उस चैप्टर सेकंड में सब प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन किए, वो सब हेनरी फ्योल के ही तो प्रिंसिपल हैं। स्टिल हैव अ ग्लांस वन बाय वन। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ड्यूटीज। बेसिकली हमारा ये प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि अगर मैनेजर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी क्या होता है, अथॉरिटी क्या होता है, ऑर्डर देने की एक परमिशन होती है, मतलब पावर होता है। अगर आपके पास अथॉरिटी इज मीन दैट यू आर एबल टू गिव ऑर्डर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज यू आर ऑब्लिगेट टू परफॉर्म योर ड्यूटीज। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बोथ मस्ट एग्जिस्ट टूगेदर। एंड ये दोनों अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, साथ साथ होनी चाहिए। नाउ थर्ड वन इज अ डिसिप्लिन। Employees must respect rules and authority. Discipline requires good leadership, clear agreements, fair penalties. These are the basic assumption of discipline. मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। और एक ऐसे होगा जब हमारे गुड लीडरशिप होगा और उनका बीच क्लियर एग्रीमेंट होगा, और जो पेनाल्टीज वगैरह होंगे वो फेयर होंगे। मतलब सभी को, अगर अच्छे काम कर रहे हो तो अच्छा रिवार्ड मिलेगा, अगर नेगेटिव काम हो रहा है, बैड इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके पेनाल्टीज भी मिलेगी, बट ये सबके साथ इक्वली ट्रीट हो ताकि डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन हो। एंड नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए मतलब कि एक हमारा सबऑर्डिनेट किसी एक ही सुपेरियर से ऑर्डर रिसीव करे, नहीं तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपेरियर्स, दिस प्रिवेंट कंफ्यूजन, सो दैट आवर सबऑर्डिनेट कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। बेसिकली देखिए इसमें आप लोग, मैंने सब यूनिटी ऑफ कमांड, हियरार्की, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सब सेकंड चैप्टर में क्लियर कर दिया है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा नहीं है डिटेल में, तो थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स दैट ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपेरियर्स, दिस प्रिवेंट कंफ्यूजन। नेक्स्ट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए मतलब कि जितने भी इंप्लॉय होंगे, जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, वो एक प्लान को अचीव करने के लिए अपने सारा इफर्ट लगा दे, तो उसी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑल एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर्स अंडर वन प्लान, वन मैनेजर वन प्लान, दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 6 सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये इसका पूरा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। ये इसका ये मतलब है कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने मतलब इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करके जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है बेसिकली उसको हम फुलफिल करें। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स शुड टेक प्रायोरिटी ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यही बेसिकली इसका ही मतलब है। क्योंकि हमें सारे डिपार्टमेंट, सारे इंडिविजुअल एम्प्लॉय का क्या मोटो होना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम होना चाहिए बेसिकली उसको फुलफिल करे अच्छे से। नेक्स्ट रिम्यूनरेशन, बेसिकली सैलरीज वगैरह, इंसेंटिव्स वगैरह से रिलेटेड है। वर्कर मस्ट रिसीव फेयर एंड रीजनेबल कॉम्पेंसेशन, गुड वेज इंक्रीज मोटिवेशन। अगर देखिए हमें रिम्यूनरेशन मतलब इंसेंटिव, वेज अगर अच्छा मिल रहा है उससे क्या होगा, हमारा एम्प्लॉय मोटिवेट होगा और क्या करेगा, आउटपुट अच्छा देगा। तो बेसिकली हमारा प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के कि ये सब चीजें होने चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हेनरी फ्योल जी ने अपने 14 प्रिंसिपल में सेंट्रलाइजेशन को इम्पेसाइज किया है, ना कि डिसेंट्रलाइजेशन को। तो कभी कभी क्या देगा,
4 ऑप्शन में दे देगा, उसमें 3 दे देंगे हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल है, 4th दे देगा डिसेंट्रलाइजेशन। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इन्होंने बस सेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल दिया है, क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट टॉप लेवल को स्टडीज किया है, तो सारी पावर किसको देंगे, मैनेजर को देंगे। दैट्स व्हाई ही फोकस ऑन सेंट्रलाइजेशन। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में बी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब इन्होंने बताया, बट इनका फोकस क्या था, सेंट्रलाइजेशन पे था। फ्योल सजेस्टेड अ बैलेंस बिटवीन दिस टू, और इनके बीच एक बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट स्केलर चेन। स्केलर चेन रिफर टू द हियरकी ऑफ अथॉरिटी। देखिए यहाँ पे इन्होंने हियरकी तो नहीं बताया, बट स्केलर चेन बताया, और स्केलर चेन ही क्या होता है, हमारा हियरकी होता है। बेसिकली स्केलर चेन में बताया कि वहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल में इंप्लॉय होने चाहिए। इट इज अ चेन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। एग्जाम्पल मिनिस्टर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, देन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, के सब क्या होगा, एक हियरकी होगी। बेसिकली यही क्या हुआ, स्केलर चेन में क्रिएट करना चाहिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ऑर्डर। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स, पर्सनल्स, राइट पर्सन शुड बी इन द राइट जॉब। ये क्या है, ऑर्डर्स होने चाहिए, ऑर्डर में होने चाहिए सब कुछ। नेक्स्ट इक्विटी। मैनेजर शुड ट्रीट एम्प्लॉयज विद फेयरनेस एंड काइंडनेस, मतलब सोशल जस्टिस होने चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, मतलब कोई भी अगर चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो फेयरली सब इंप्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा ना हो, मान लीजिए कोई काम ज्यादा कर रहा है तो उसको ज्यादा पैसा दे रहे हैं, कोई अगर वही काम ज्यादा कर रहा है किसी और को कम पैसे दे रहे हैं, तो ये सब क्या होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स दैट किसी भी कंपनी में हमारे इंप्लॉय है, उनका टेन्योर मतलब पोस्टिंग कितने साल के लिए उस कंपनी एक जगह काम करेंगे फिक्स होने चाहिए, क्योंकि कोई भी इंप्लॉय अगर किसी एक जगह आ रहा आएगा तो उसको फैमिलाइजेशन के लिए टाइम लगेगा। अगर हम उनको टेन्योर फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाएगा। सो दैट फ्रीक्वेंट टर्न ओवर रिड्यूस एफिशिएंसी। एम्प्लॉयज शुड हैव अ जॉब सिक्योरिटी। नेक्स्ट इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज शुड बी इनकरेज्ड टू propose ideas. This encourage innovation and motivation. Spirit de corps. Last and most important, spirit de corps. Basically, team spirit. Means team spirit and unity. Managers should promote cooperation among employees. मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट होना बहुत ही जरूरी है, तभी तो हमारा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा आउटपुट देगा। नाउ सी द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूल्स थ्योरी। Now see the importance of fuel theory. Fuel theory made several contributions, like developed the first systematic theory of administration, introduced principles of management, provide a framework for organizational structures, influence modern management educations, applied to both public and private administration. इनके क्या थे, प्रिंसिपल यूनिवर्सल थे। ये सब देखिए, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूल्स थ्योरी के मतलब जो उन्होंने थ्योरी दिया उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस थे, उन्होंने क्या किया, देखिए थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया, सिस्टमेटिक स्टडी किया, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया, एक स्ट्रक्चर को कैसे भी ऑर्गेनाइज किया जाए और उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड किया। और इन्होंने मतलब क्या किया, लेट डाउन किया मॉडर्न मैनेजमेंट एजुकेशन को, और उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मल स्टडीज किया, फॉर्मल थ्योरीज दिया एडमिनिस्ट्रेशन का, और एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसको इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। तो ये सब चीजें क्या थे, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूल थ्योरी। नाउ सी द क्रिटिसिज्म ऑफ फ्यूल थ्योरी। अब फ्यूल की थ्योरी किस किस बेस पे क्रिटिसाइज हुआ उसको देखते हैं एक एक करके। डिस्पाइट इट्स सिग्निफिकेंस, फ्यूल थ्योरी हैव बीन क्रिटिसाइज्ड टू जर्नल। टू जर्नल्स मीन्स दिस प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस रेदर देन साइंटिफिक लॉ। देखिए टू जनरल मतलब ये बहुत ही जनरल था, जैसे कि हमारा टेलर का प्रिंसिपल क्या था, एक साइंटिफिक लॉ, एक मेथड्स पे, एक प्रिंसिपल पे काम था, वहीं पे इनकी थ्योरी क्या थी, एक फिलोसफी की तरह था, एक जनरल था, मतलब हर एक चीज थ्योरी थी, कोई भी ऐसा साइंटिफिक प्रिंसिपल टाइप का नहीं था। मैकेनिकल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मैकेनिकल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के वजह से भी इनके थ्योरीज क्या हुई, क्रिटिसाइज हुई। इन्होंने कहीं पे भी ह्यूमन एस्पेक्ट की बातें नहीं की, इमोशंस की बातें नहीं की, एम्प्लॉय के नीड्स की बातें नहीं की, बस केवल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर पे भी, स्ट्रक्चर उसका कैसा हो, उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, मैनेजर का फंक्शन क्या क्या हो, उसकी बातें की है। इन्होंने कहीं भी एम्प्लॉय के सोशल नीड्स को, एम्प्लॉय के इमोशंस की बातें नहीं की गई है। इसीलिए
थ्योरी क्रिटिसाइज हुआ, मैकेनिकल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से क्रिटिसाइज हुआ। द थ्योरी फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर रेदर देन ह्यूमन बिहेवियर। निग्लेक्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉय आर इग्नोर्ड। देखिए इनके भी फिलोसफी में कहीं भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र नहीं है। इन्होंने क्या किया, सारे चीज सिस्टमेटिक किए, स्टैंडर्ड सेट किए हर एक चीज के लिए। तो इन्होंने क्या हुआ, जो एम्प्लॉय के बीच जो कोऑपरेशन रहा, जो उनके बीच एक रिलेशनशिप रहा, उसको इन्होंने निग्लेक्ट कर दिया। एंड लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस, मोस्ट आइडियाज आर बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। इन्होंने देखिए एक ही माइनिंग कंपनी में काम किया, और वो जो इन्होंने अपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, उसी चीज को इन्होंने अपने प्रिंसिपल में क्या किया, जनरलाइज कर दिया। तो इसी बेस पे ये भी क्रिटिसाइज किए गए, क्योंकि आपके इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव, आपके इंडिविजुअल के ऑब्जर्वेशन सभी लोग के लिए जनरल तो नहीं हो सकते ना। इस वजह से क्या हुआ, इनके जो प्रिंसिपल थे वो क्रिटिसाइज हुए। लेटर थिंकर्स सच एज इल्टन मायो एम्फेसाइज ह्यूमन रिलेशन एंड सोशल फैक्टर्स। देखिए अब इसके बाद जो हमारे थ्योरी जाएगी वो यही बेसिकली आएगी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आएगा। तो उसमें इल्टन मायो वगैरह जो थे, इनके जो सारे कमियां थी, जो ह्यूमन एस्पेक्ट को इन्होंने निगलेक्ट कर दिया, उसको बेसिकली ये लोग स्टडी किए और अपने प्रिंसिपल दिए। तो बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो चीजें स्ट्रक्चर बेस्ड ज्यादा है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान दिया, इकोनॉमी पे ज्यादा ध्यान दिया, इंप्लॉय को इकोनॉमिक मैन बोला गया। तो अभी हम ये सब चीजें देखेंगे। नाउ सी द रेलिवेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फ्यूल प्रिंसिपल आर वाइडली यूज इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल, हियरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्ट्रीज, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट। मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टिल फॉलो फ्यूल्स आइडियाज। देखिए ये सब चीजें क्या है, जो कि हमारे हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल थे, हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत जगह देखते हैं, और ये सब हमने यहाँ पे बता दिया। हियरार्किकल स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे कैसे हियरार्की बनी है एक दूसरे लोगों की, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है बिटवीन मिनिस्ट्रीज टू मिनिस्ट्रीज में। ये सब क्या है, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल बेस पे ही तो काम कर रहे हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये सब क्या है, ये सब हेनरी फ्योल के ही तो प्रिंसिपल हैं। नाउ सी द एनालिटिकल कंपैरिजन। देखिए अब एनालिटिकल कंपैरिजन देखिए। सो हियर वी ड्रॉ द थिंकर्स, हिज फोकस एंड हिज कंट्रीब्यूशन। सो जो हमारा एफडब्ल्यू टेलर जी का फोकस था वो वर्क एफिशिएंसी पे था। तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया। एंड देन हेनरी फ्योल का क्या फोकस था, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पे था फोकस, कि जो मैनेजमेंट लेवल का कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए उस पर फोकस था। तो इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, एडमिनिस्ट्रेशन के 14 प्रिंसिपल्स दिए। अभी जो इसके बाद चैप्टर हम पढ़ेंगे वो मैक्स वेबर जी का पढ़ेंगे। उनका क्या था फोकस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे फोकस था, बेसिकली ब्यूरोक्रेसी पे फोकस था। तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, क्या रहा, ब्यूरोक्रेसी। टुगेदर दे फॉर्म द क्लासिकल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये चीजों देखिए, मैंने अभी आपको बता दिया था अम्ब्रेला व्यू। क्लासिकल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अम्ब्रेला व्यू है। और ये तीनों प्रिंसिपल्स जो है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी एंड ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, इसी क्लासिकल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हेड्स हैं। नाउ सी द स्कॉलरली इवोल्यूशन ऑफ administrative theory. Many scholars consider Fowle a founder of modern management. Point to be remembered, founder of modern management. His theory established that management is a distinct from technical work. Administration requires specific principles and skills. Although later theories modified his ideas, Fowle's contribution remained fundamentals. Now see the conclusion. The administrative theory of Henry Fowle laid the foundations of modern organizational management. His functions of management and 14 principles provided a systematic framework for administrations. Despite criticism regarding rigidity and lack of human focus, Fowle's ideas continue to influence public administration, management, education, and organizational practices worldwide. देखिए हमारा जो हेनरी फ्योल जी बहुत बेस पे, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स से क्रिटिसाइज किए गए, इंस्पाइट इनके जो प्रिंसिपल का कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड वाइड था। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इनके सारे फाउंडेशन मतलब प्रिंसिपल थे वो यूटिलाइज किए जा रहे हैं, उसी बेस पे किए जा रहे हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा रहा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में।
सो ये तो देखिए अब हो गया, अभी कुछ फैक्ट्स इसमें बचे हैं, मैं उसको बेसिकली अब कवर करूंगा। जैसे इनका एक बहुत ही फोकस रहा एक पॉइंट पे, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग पे बात की है। आपका एक एक करके बताते हैं। नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग। हेनरी फ्योल जी ने बताया कि ओनली टेक्निकल एस्पेक्ट से ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग जरूरी होना चाहिए। और उन्होंने फ्रांस में एक स्कूल था मैनेजमेंट का, बेसिकली उसको क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उस स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिलेबस थे उसको एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो उस स्कूल को इन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। और ऑर्गेनाइजेशन में जो हियरिकल लेवल है उसको उन्होंने बेसिकली बताया कि इससे क्या होगा, एफिशिएंसी घटेगा। उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा अपना प्रिंसिपल दिया था, मतलब एक टेक्निक्स बताया था, थ्योरी उन्होंने गैंग प्लैंक का थ्योरी दिया। इसको मैंने बता रखा है, फिर भी इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ गैंग प्लैंक थ्योरी क्या होता है। तो बेसिकली आप पहले जो आपका अपना ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्या था, हियरकी बेस्ड था। हियरकी बेस्ड मीन्स दैट ए डिपार्टमेंट है, मान लीजिए डिपार्टमेंट एक्स है, ए डिपार्टमेंट वाई है। कौन? ए डिपार्टमेंट। और हमारा एक्स और वाई डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा, ए होगा, और ये सारे इंप्लॉय होंगे। ये सारे इंप्लॉय है। तो हमारा जो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हियरकी बेस्ड है। तो हियरकी बेस्ड मतलब जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर फ्लो होगा ऐसे। मीन्स दैट अगर ए को कम्युनिकेट करना हो सी से तो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। और वहीं अगर ई को ए से कम्युनिकेट करना हो तो ई टू डी, डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए। तो अगर ऐसे होगा, अगर मान लीजिए हमारा हमारा इम्प्लॉई है ई इम्प्लॉय को अगर कुछ डिसीजन लेना हो, कुछ चीजें अपने करना हो, कुछ इनिशिएटिव लेना हो, तो क्या होगा, परमिशन लेगा ए से। और वो परमिशन का फ्लो कैसे होगा, डी से लेगा, डी सी से लेगा, सी बी से, ऐसे ऐसे होगा, मतलब एक लेवल में फ्लो होगा। तो इससे क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हुआ, मतलब फिर एफिशिएंसी नहीं आएगी। अगर वहीं मान लीजिए हमें इस डिपार्टमेंट वाई को डिपार्टमेंट एक्स से कुछ हेल्प चाहिए, तो वो चीज कैसे फ्लो होगा, वो पहले ए जाएगा टॉप मैनेजमेंट ए के पास, देन ए क्या करेगा, उस चीज को फ्लो करेगा इस डिपार्टमेंट एक्स में। तो उसके थ्रू क्या होगा, फिर देन आगे जो भी उनका कोऑर्डिनेशन होगा। तो इससे क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा डिले हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी नहीं मिल रहा था। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी पाने के लिए ही हेनरी फ्योल जी ने अपना एक गैंग प्लैंक का थ्योरी दिया। तो गैंग प्लैंक का थ्योरी क्या है, बेसिकली गैंग प्लैंक का थ्योरी उन्होंने बताया कि सेम सेम लेवल की इंप्लॉय अपने डिफरेंट डिफरेंट लेवल के इंप्लॉय से क्या करेंगे, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेंगे। जैसे हमारा डिपार्टमेंट वाई का इंप्लॉय ई को अगर कम्युनिकेट करना हो एच से, तो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेगा, और एच को ई से कर सकता है। बट एक कंडीशन दिया कि वो अपने जो इमीडिएट सीनियर है उसके कंसल्ट में होना चाहिए, उसके परमिशन के बिना नहीं करना चाहिए, मतलब उससे परमिशन लेके करना चाहिए। अगर मान लीजिए हमें इंप्लॉय ई को एच से बात करनी है, एच से कुछ हेल्प लेना है, एच से कंसर्न करना है, तो पहले डी को बताएगा, डी बोलेगा अलाउ करेगा, हाँ कर सकते हो, तो वो क्या करेगा, एच से कॉन्टेक्ट करेगा। और एच को अगर मान लीजिए कुछ हेल्प देना हो तो जी के परमिशन से लेके ई को हेल्प करेगा। तो यही बेसिकली क्या हुआ, गैंग प्लैंक का नियम हुआ। इससे क्या हुआ, देखिए इससे हमारा ये लेवल, इतने सारे लेवल क्या हुए, रिड्यूज हुए। तो क्या हुआ, एफिशिएंसी आएगी, ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी मिलेगा। तो बेसिकली यही क्या है, हमारा गैंग प्लैंक का थ्योरी है भाई, हेनरी फ्योल का गैंग प्लैंक थ्योरी। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, फ्योलिज्म क्या है। जो हेनरी फ्योल के सारे प्रिंसिपल्स हैं उसी को क्या बोलते हैं, हम फ्योलिज्म बोलते हैं।
हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं हम? फ्योलिज्म। जैसे वहां अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में क्या पढ़े थे? टेलर के प्रिंसिपल को टेलरिज्म। तो यहीं पे ऐसे इनके हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल को क्या पढ़ेंगे हम? फ्योलिज्म। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, फ्योल गिव 6 qualities of manager. Manager or administrator. Qualities means the skills, attributes. तो उन्होंने फ्योल जी ने मतलब कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर के 6 क्वालिटीज बताए। वो क्वालिटी 6 कौन कौन से हैं? मेंटल क्वालिटीज, फिजिकल क्वालिटीज, थर्ड वन इज स्पेशल नॉलेज, फोर्थ वन इज एक्सपीरियंस, फिफ्थ वन इज मोरल, मोरल होना चाहिए, एंड लास्ट 6 वन इज जनरल एजुकेशन। These are the 6 attributes or skills given by फ्योल टू द एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए बहुत बार पूछता है, ऑप्शन में आ जाएगा कि फ्योल के द्वारा क्वालिटीज ऑफ मैनेजर क्या क्या है, तो ये पूछेगा। सो डोंट बी कंफ्यूज, इसको सीरियली आप लोग याद कर लीजिए। तो बेसिकली एक एक करके देखिए, मेंटल, फिजिकल, स्पेशल नॉलेज, एक्सपीरियंस, मोरल, जनरल एजुकेशन, ये सब क्या है। तो बेसिकली जो आपका मेंटल है, मेंटल से इसका मतलब है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, जजमेंट, मेंटल विगोर एंड एडॉप्टेबिलिटी। एंड फिजिकल क्वालिटीज मीन्स हेल्थ, विगोर एंड अपीयरेंस। उसका मतलब हेल्थ अच्छा हो, अपीयरेंस अच्छा हो। एंड मोरल में तो आप सब लोग समझते हैं, मोरल से कि फर्मनेस होना चाहिए, विलिंग टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बेसिकली होनी चाहिए। एंड एक्सपीरियंस से आप समझते हैं कि हमारा जो मैनेजर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको वाइड अप एरिया का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। एंड जनरल एजुकेशन से मीन्स दैट उसके पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। जनरल एक्वेंट्स विद मैटर्स नॉट बिलोंगिंग एक्सक्लूसिव टू फंक्शंस परफॉर्म्ड। स्पेशल नॉलेज ऑफ द फंक्शंस बीइंग हैंडल्ड, बी इट टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल और मैनेजरियल। सो ये सब क्या है? बेसिकली एट्रीब्यूट्स है, क्वालिटीज है, किसके? मैनेजर के होने चाहिए। हेनरी फ्योल ने डिफाइन किया कि ये सब क्वालिटीज अगर मैनेजर को है तो मैनेजर अच्छा से क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा, एफिशिएंसी को लाएगा और अपने एम्प्लॉय को क्या करेगा? मोटिवेट करेगा, रोल मॉडल बनना चाहिए। इसीलिए सब सारे चीजें क्वालिटीज बताए मैनेजर के हेनरी फ्योल जी ने। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो हेनरी फ्योल जी के जो मेजर क्रिटिक थे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिक थे, वो पीटर ड्रकर जी हैं। उन्होंने बताया कि जो हमारे इनके हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल थे वो बेसिकली मैकेनिस्टिक व्यू थे। उन्होंने स्ट्रक्चर के, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को निगलेक्ट किया, तो मैकेनिस्टिक व्यू को लेके इन्होंने क्या किया? क्रिटिसाइज किया। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, हेनरी फ्योल जी ने अपने जो 14 प्रिंसिपल को, जो हेनरी फ्योल जी के 14 प्रिंसिपल थे उनको उन्होंने रिजिड नहीं बताया, उसको क्या बोला? फ्लेक्सिबल है। उन्होंने बताया कि इस पॉइंट को बहुत ही इम्फेसाइज किया था कि उन्होंने बताया कि जो हमारे 14 प्रिंसिपल्स है वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बढ़ सकता है, घट सकता है, आप उसको एक लिमिट नहीं दे सकते। बेसिकली उन्होंने बस 14 दिए, और ऐसे तो बताया कि बहुत सारे प्रिंसिपल हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, बट वो क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रिंसिपल ज्यादा होंगे, किसी में कुछ कम होंगे, बट वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे प्रिंसिपल कॉमन होंगे, यूनिवर्सल होंगे, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो।
and publication of Henry Fayol. So let's see the publication of Henry Fayol. First is General and Industrial Management, I have explained, which is published in 1916. And the second one is The Administrative Theory of the State, published in 1923. And last one is General Principles of Administration, 1908. So these are the publication given in M. Lakshmikant. So write down title and their publication year. So don't be confused. Now see the most important interesting topic, that is differences between टेलर्स एंड फ्यूल. अब देखिए टेलर और फ्यूल के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है उसको देखिए, हमारा एम लक्ष्मीकांत में दिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बेसिकली इनके डिफरेंस के बीच भी क्वेश्चन एमसीक्यूज आ जाते हैं. सो देखिए टेलर, he concentrated on the operative and shop floor level, that is analysis of workers activities. देखिए हमने पहले बता दिया था कि टेलर क्या किए थे, शॉप फ्लोर लेवल पे फोकस किए थे और वहाँ उन्होंने वर्कर के एफिशिएंसी पे ज़्यादा ध्यान दिया था. वेयर एज फ्यूल ही कंसंट्रेटेड ऑन द टॉप लेवल, दैट इज एनालिसिस ऑफ मैनेजर्स एक्टिविटी. उन्होंने टॉप लेवल के एफिशिएंसी को फोकस किया, उसके मैनेजमेंट एक्टिविटी को फोकस किया. नेक्स्ट टेलर, ही वर्क फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल. देखिए मैंने बताया था कि जो टेलर है वो हमारा लेबर से काम स्टार्ट किए थे, एज ए जनरल मैनेजर तक काम किए थे. सो ही वर्क फ्रॉम द बॉटम टू टॉप लेवल, हेंस हिज थ्योरीज नोन एज ए बॉटम अप थ्योरीज. देखिए इसीलिए हिज थ्योरीज नोन एज ए बॉटम अप थ्योरी. वेयर एज फ्यूल वर्क फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल. टॉप टू बॉटम लेवल, इनके जो सारे कॉन्ट्रीब्यूशन थे टॉप लेवल से बॉटम लेवल पे आए हैं. हेंस हिज थ्योरीज नोन एज ए टॉप डाउन थ्योरी. पॉइंट टू रिमेंबर, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. बॉटम अप थ्योरी एंड टॉप डाउन थ्योरी बेसिकली एमसीक्यू में पूछ सकता है. नेक्स्ट टेलर, हिज मेन कंसर्न वाज टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड एलिमिनेट वेस्टेज. वेयर एज फ्यूल, हिज मेन कंसर्न वाज टू डेवलप ए यूनिवर्सल और जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट he emphasized Taylor, he emphasized on the efficiency of workers and managers in actual production. देखिए हमारे टेलर जी ने क्या बताया था, उन्होंने वर्कर को और मैनेजर के दोनों लेवल के एफिशिएंसी को बात की थी, कोऑर्डिनेशन को बात किया था कि उनके दोनों को कोऑर्डिनेट करके एक अच्छा एफिशिएंसी कैसे लाए एक्चुअल में प्रोडक्शन लेवल पे. वहीं पे फ्यूल जी ने क्या बोला, he emphasized on the function of management as a whole and principles involved therein. इन्होंने यहाँ पे एज ए मैनेजमेंट का फंक्शन बताया और वो मैनेजमेंट का ही फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को बताया है. नेक्स्ट टेलर फोकस्ड ऑन द इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन. देखिए हमारे टेलर जी ने क्या किया था, उन्होंने वर्क के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन किया, मतलब वर्क टेक्निक्स टूल्स ये सब लाए. वहीं हमारे फ्यूल जी ने क्या किया, फ्यूल फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन बाय ऑब्जर्विंग सर्टेन प्रिंसिपल. वहीं पे फ्यूल जी ने क्या दिया, प्रिंसिपल्स दिए, कुछ 14 प्रिंसिपल दिए. इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं. वहीं पे टेलर जी ने क्या किया था, उन्होंने टेक्निक्स दिए थे, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स किए थे, इस सब मेथड को अप्लाई किया था. एंड टेलर, his ideas are based on scientific experiment, observation and measurement. और जो हमारे टेलर जी का जो प्रिंसिपल रहा वो किस बेस पे रहा, वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पे रहा. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, देन अपने प्रिंसिपल को जनरलाइज किया. वहीं फ्यूल जी का क्या था, हीज आइडियाज आर बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस. उन्होंने अपने आइडियाज को पर्सनल एक्सपीरियंस, किसी एक कंपनी में काम किया, वहां पे उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या फेसेस किए, उसी बेस पे उन्होंने अपने थ्योरी को जनरलाइज किया. सेवेंथ टेलर जी का देखिए, ही स्टेड ऑन द टेक्निकल साइड ऑफ वर्क. टेलर जी ने क्या किया था, टेक्निकल साइड ऑफ वर्क को इंफेसाइज किया था. वहीं हमारा फ्यूल जी ने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ वर्क को इंफेसाइज किया था. नाउ सी टेलर, ही स्टडीड माइक्रोस्पेक्ट. देखिए मैंने बता दिया था, ही स्टडीड माइक्रोस्पेक्ट, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ टास्क. हेंस दिस थ्योरी इज नोन एज ए माइक्रो थ्योरी. मैंने बता दिया, पहले एक्सप्लेन कर दिया था. वहीं पे फ्यूल जी क्या किए थे, ही स्टडीड माइक्रोस्पेक्ट, मैनेजमेंट ऑफ टोटल. उन्होंने टोटल पूरे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को क्या बोला, टोटल बताया. हेंस दिस थ्योरी इज नोन एज ए मैक्रो थ्योरी. हिज अप्रोच वाज रिलेटिवली रिजिड. देखिए इनका क्या था, अप्रोच रिजिड था. वहीं इनके फ्यूल जी ने क्या बोला था, उनके प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है. बहुत सारे
प्रिंसिपल हो सकते हैं, प्रिंसिपल का कोई लिमिट नहीं है, दैट्स व्हाई हिज प्रिंसिपल इज फ्लेक्सिबल। एंड टेलर इज अ साइंटिस्ट। अगर आप देखो तो टेलर क्या थे, साइंटिस्ट। उन्होंने क्या किए थे, रिसर्च करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, देन थ्योरी को जनरलाइज करते थे। वहीं हमारे फ्योल जी क्या थे, फ्योल जी हमारा मैनेजर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रैक्टिशनर थे। उन्होंने टॉप मैनेजमेंट लेवल पे काम किया, वहीं पे एक्सपीरियंस किया और थ्योरी को जनरलाइज किया। नेक्स्ट, ही एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। देखिए प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप का प्रिंसिपल किसने दिया था, टेलर ने दिया था। वहीं हमारे फ्योल जी ने क्या दिया था, ही एडवोकेटेड द यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल दिया था फ्योल जी ने, और गैंगप्लैंक का नियम दिया था। नाउ सी टेलर, ही प्रोवाइडेड अ साइंस ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, वेयर एज फ्योल प्रोवाइडेड अ सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। टेलर्स, हिज प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आर रेलिवेंट मेनली प्रोडक्शन एक्टिविटीज। वहीं फ्योल के हिज प्रिंसिपल्स आर रेलिवेंट इन ऑल फंक्शनल एरियाज, हेंस दिस थ्योरीज वाइडर एप्लीकेशंस। देखिए ये तो हो गया हमारा डिफरेंसेस, मतलब कि टेलर और फ्योल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस रहे, क्या क्या प्रिंसिपल में डिफरेंसेस रहे, कंट्रीब्यूशन में क्या क्या डिफरेंसेस रहे। तो ये सब चीजें डिफरेंसेस पढ़े हैं, बट डिस्पाइट डिफरेंसेस उनके कुछ सिमिलरिटीज भी है उन दोनों के, क्योंकि दोनों ने वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काम किया ऑर्गेनाइजेशन में। दोनों के व्यू क्या थे, इकोनॉमिस्टिक मोनिस्टिक व्यू थे, इकोनॉमिक मैन व्यू थे। उन्होंने दोनों ने वर्कर को क्या समझा, इकोनॉमिक मैन समझा, क्योंकि दोनों लोग का क्या था, मोटो था कि जो हमारे इम्प्लॉय होंगे वो रिवार्ड से, इंसेंटिव से, बेज से क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे। सो देखते हैं कि उनके बीच सिमिलरिटी क्या क्या है। बोथ रियलाइज दैट इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ पर्सनल is the key to industrial organization success. Both applied scientific method to the problem of management. Both attempted to put management on rational and systematic basis. Both had the experience of industry and developed their ideas through practical training experience. देखिए दोनों लोग क्या किए थे, काम किए थे, पहले किसी न किसी इंडस्ट्री में काम किए, फिर अपने एक्सपीरियंस को क्या किए, जनरलाइज किए। बोथ emphasize म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय वर्कर्स। देखिए कोऑर्डिनेशन की बात टेलर जी ने भी किया था और फ्योल जी ने भी किया था, और उन्होंने दोनों लोगों ने अपना इंपॉर्टेंस बताया कोऑर्डिनेशन का, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। बोथ बिलीव दैट मैनेजरियल क्वालिटीज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग, और दोनों लोगों ने क्या बोला था, ट्रेनिंग पे जोर दिया था कि ट्रेनिंग जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी रहेगा। बोथ रियलाइज द यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। नाउ देखिए अब हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी था वो समाप्त हो चुका है हेनरी फ्योल का। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ गुलिक एंड उर्विक का, क्या कंट्रीब्यूशन रहा। बेसिकली इनके भी वही सब सारे क्लासिकल थ्योरीज ही हैं, तो अलग अलग करके कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।